इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। आधी रात का समय है। कब्रिस्तान के उस सन्नाटे को चीरते हुए विवेक आगे बढ़ता जा रहा है। उसके हाथ में मोबाइल है जिसका टॉर्च जला हुआ है। उसके दूसरे हाथ में फावड़ा है। साथ ही उसके कंधे पर एक एयर बैग भी टंगा हुआ है जिसे देखकर लग रहा है कि उसमें चीजें ठूस ठूस कर भरी गई हैं। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। विवेक को डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन डर कर उसे अपनी मंजिल नहीं मिल सकती थी। उसे पता था कि अगर वो डर गया और वापस लौट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। टॉर्च की उस रोशनी में वो एक एक कब्र को बहुत ही गौर से देख रहा है। उसे एक खास कब्र की तलाश है। जल्द ही उसकी तलाश खत्म हो गई। उसे वो कब्र मिल गई जिसे वो शिद्दत से ढूंढ रहा था। वो उसकी ओर बढ़ा। कुछ देर बाद वो उसी कब्र के पास खड़ा था। उस कब्र को देखकर उसने राहत की सांस ली और सबसे पहले अपने कंधे पर टंगे बैग को उतारकर नीचे जमीन पर रखा और फिर अपने फावड़े को मजबूती से पकड़कर कब्र की ओर घूर घूर कर देखने लगा। फिर वो नीचे जमीन पर बैठा और कब्र की मिट्टी को उठाकर देखने लगा। मिट्टी अभी भी नम थी। उस मिट्टी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान हवा हो गई, क्योंकि कब्र के पास ही एक भयानक काला नाग फन फैलाए खड़ा था। विवेक कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस सांप ने विवेक पर हमला कर दिया। वो तो विवेक ने अपने आप को तुरंत ही दूर हटा लिया, नहीं तो वो उस सांप के चंगुल में आ जाता और उसका विष उसके जिस्म में पहुंचकर उसे मौत दे देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत जिसकी होनी है उसी की होती है, और यहां पर वही हुआ। विवेक ने ना सिर्फ खुद को उस नाग से बचाया, बल्कि अपनी कुदाल से उस पर जोरदार वार कर दिया। सांप दो टुकड़े में बंट गया। सांप के मृत शरीर को देखकर विवेक ने चैन की सांस ली। उसने एक बार फिर अपने फावड़े को उठाया और कब्र की खुदाई करने लगा। उस भयानक रात में अगर किसी की नजर उस पर पड़ जाती तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। सांप के दो टुकड़ों में बटे जिस्म से खून रिसकर उस कब्र की मिट्टी में समा रहा था, मानो उस मिट्टी को इसी बलि का इंतजार था। विवेक फावड़ा उठाकर पागलों की तरह खुदाई कर रहा था। खपाज खपाज सन्नाटे को चीरती फावड़े की हर चोट विवेक की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। कब्रिस्तान की हवा और भी भारी होने लगी थी। आसपास के पेड़ों पर बैठे गिद्धों ने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए थे, जैसे वो जानते हों कि जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो इस दुनिया का नहीं है। विवेक तकरीबन 4 फुट गहरा उतर चुका था। अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक। सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके जैसी लगी। विवेक की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे गड्ढे में डाली। मिट्टी के नीचे से एक मटमैला सफेद कफन झांक रहा था। विवेक ने फावड़ा किनारे फेंका और अपने हाथों से मिट्टी को उलीचने लगा। जैसे जैसे कफन साफ हुआ, उस कब्र के अंदर से ऐसी ठंडक निकली कि विवेक के हाथ की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। उसने कफन का सिर पकड़ा और झटके से चेहरे की ओर से हटा दिया। सामने उस इंसान का चेहरा था जिसको आज दोपहर ही दफनाया गया था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी जकड़न थी। विवेक ने अपना बैग खोला और उसमें से एक चाकू निकाला। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे 1.5 फुटिया की साधना की अनिवार्य चाबी को हासिल करना था, और वो चाबी थी मुर्दे की जांग की हड्डी, क्योंकि उसके बिना 1.5 फुटिया तक पहुंचना नामुमकिन था। 1.5 फुटिया शैतानी दुनिया की एक रहस्यमयी ताकत। कहते हैं एक ऐसा प्रेत है जो पुराने समय में राजाओं और जमींदारों के खजाने की रखवाली के लिए इस्तेमाल होता था। 1.5 फुट का ये प्रेत सिर्फ कद में छोटा होता है। इसकी शक्ति अपार होती है
यह असंभव को संभव बना देता है। इसका कद 1.5 फुट होने का एक वैज्ञानिक कारण तंत्र में बताया गया है। यह अपूर्णता का प्रतीक है। इसे जानबूझकर अधूरा रखा जाता है ताकि यह पूरी तरह मुक्त होकर साधक पर हावी ना हो सके। लेकिन इस अपूर्णता के पीछे एक खौफनाक पूर्णता छिपी है। तंत्र की दुनिया में इसे हाथिया या बौना मशान भी कहते हैं। ये कोई आम रूह नहीं, बल्कि शमशान की राख और अधूरी इच्छाओं का एक ऐसा मिला जुला पुंज है जिसे सिद्ध करना साक्षात यमराज की आंखों में आंखें डालने जैसा है। कहते हैं जब ये प्रकट होता है तो हवा का रुख नहीं बदलता, बल्कि जमीन का मिजाज बदल जाता है। मिट्टी अचानक भुरभुरी और गर्म होने लगती है। आसपास के पेड़ों का रस सूखने लगता है। परिंदे आसमान से पत्थर की तरह गिरने लगते हैं। ये प्रेत हवा में नहीं उड़ता, बल्कि मिट्टी के अंदर किसी शिकारी मछली की तरह तैरता है। जहां जहां इसके कदम पड़ते हैं वहां की फसलें रातों रात काली पड़कर राख बन जाती है। इसे जगाने के लिए कलेजा पत्थर का और नीयत लोहे की चाहिए, क्योंकि 1.5 फुटिया की सबसे बड़ी शक्ति है हरम विद्या। यह असंभव को संभव बना देता है। अगर साधक इशारा कर दे तो ये मीलों दूर किसी बंद तिजोरी से धन खींचकर आपके कदमों में बिछा सकता है। लोग इसे नोटों की बारिश के लिए पूजते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो नोट सूखे नहीं होते। उनमें किसी न किसी के खून की गंध बसी होती है। साधना की शर्त ही यही है, ताजा मुर्दे के जांग की हड्डी। ये महज एक हड्डी नहीं, पाताल की ऊर्जा को खींचने वाला एक एंटीना है, जिसे शमशान की काली मिट्टी में शनिवार की उस आधी रात को गाड़ना होता है जब चांद भी कफन ओढ़कर छिप जाता है। लेकिन एक बात और याद रखने वाली है कि 1.5 फुटिया जैसे ही सामने आता है उसे बहुत भूख लगी होती है। उसे कच्ची कलेजी और कड़वी शराब तो चाहिए ही। यही नहीं, 1.5 फुटिया को सिद्ध करने की प्रक्रिया में अगर साधक की पलक झपकी या दिल में डर का कतरा भी उभरा तो वो हड्डी फिर आपकी नहीं रही। वो आपकी जान खींचकर खुद को पूरा करने की कोशिश करेगा। जैसे ही विवेक ने चाकू की नोक लाश के ठंडे मांस पर रखी, पूरे कब्रिस्तान में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। विवेक के हाथ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक गहरा चीरा लगाया और कड़कड़ाती हुई आवाज के साथ उस हड्डी को मांस से अलग कर लिया जो उस मुर्दे के जांग में थी। अभी उसने उस हड्डी को हाथ में लिया ही था कि अचानक जमीन के अंदर से एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। कब्र के अंदर जहां मुर्दे का पैर था, वहां की मिट्टी अचानक खौलने लगी, जैसे नीचे लावा उबल रहा। देखते ही देखते वहां से काला, गाढ़ा और बदबूदार धुआं फवारे की तरह फूट पड़ा।